व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। ये एक्सरसाइज 3.5 का कंसेप्ट है। 3.5 एक्सरसाइज नंबर, इसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने ये देखा था कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कब लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और कब नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमने लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो लाइन की मानी थी वो थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हुई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब ये दो लाइंस के लिए हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी थी। उन कंडीशन को मैं एक बार वापस रिवाइज करती हूँ। पहली कंडीशन हमारी थी कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो ये जो लाइंस हैं, अब यहाँ हमें दिख रहा है कि a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c1 कांस्टेंट टर्म है, a2 x का कोफिशिएंट है सेकेंड लाइन का, सेकेंड लाइन का y का कोफिशिएंट b2 है, और c2 क्या है, सेकेंड लाइन की कांस्टेंट टर्म है। अब इनके ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनको अगर हम रेशियो लें इनका, तो अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इन लाइन का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये पहले हम कर चुके हैं, मैं एक बार बस इसको रिवाइज कर रही हूँ। तो इस लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है। सेकेंड केस अगर हम कंसिडर करें कि जब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इन लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मैनी एक दूसरे पे लाई करेगी। तो इस केस में उनके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये हमें तीन कंडीशंस याद रखनी है इसमें। थर्ड कंडीशन है हमारी कि जब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। इस केस में इन दोनों लाइनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कब होता है लाइंस का कोई सॉल्यूशन, कब लाइंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जबकि लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इस केस में लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो नो सॉल्यूशन मीन्स लाइंस आर पैरेलल। ये जो दो इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, इसके ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो इन तीन कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी अप्लाई करना है जब लाइन का यूनिक सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तब नहीं करना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तब भी कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। हम किसी भी मेथड से अगर उनका सॉल्यूशन निकालें और लाइंस अगर पैरेलल है तो कहीं भी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, तो उस केस में हमको लिख देना है देयर इज़ नो सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड को समझने के लिए मैं ये जो दो इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड, इनको हम वापस से नीचे लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अपन ऊपर x लिख लेते हैं। अब जब x के नीचे ये लाइन खींचा और x के नीचे लिखेंगे, तो इस x वाले पार्ट को हम हाइड कर लेते हैं, मीन्स x वाले पार्ट को नहीं देखते। तो x के बाद नेक्स्ट ये वाली टर्म्स बची, तो इनमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y का कोफिशिएंट है b1, b1 को इस कांस्टेंट टर्म c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हो गया b1 c2, तो ये आ गया हमारा b1 c2। x को हाइड ही रखेंगे। y के बाद ये आता है, अब हम माइनस करके इनके मल्टीप्लिकेशन को लिख देंगे, तो माइनस b2 c1, तो यहाँ पे आ गया b2 c1। यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू ऊपर रखी है हमने, x रखा है, तो x को हमने हाइड कर लिया। बाकी सीक्वेंस में चलते जाएंगे, x के बाद y आता है, तो हमने क्या किया, b1 c2 माइनस b2 c1 किया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इक्वल्स टू हम लिखते हैं y अपॉन, अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को हम हाइड कर लें। y के बाद क्या दिख रहा है हमको, कांस्टेंट टर्म दिख रही है, तो इस c1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से, तो हमारा ये हो जाएगा c1 a2। सीक्वेंस वही रखेंगे कि y के बाद c1 आ रहा है तो c1 a2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, c1 a2 आ गया, और माइनस a1 c2, c2 a1 करें या a1 c2 करें एक ही बात है, तो हम लिख देंगे माइनस a1 c2।
अब 1 यानी कांस्टेंट टर्म निकालनी है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हमने हाइड कर लिया, कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लिया, तो हमारे फिर इसके बाद सीक्वेंस क्या चला, C1 के बाद वापस ये x के आ गए कोफिशिएंट, तो हम देखेंगे ये क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे क्या होगा, x वाले को और ये कांस्टेंट वाले को, इनको हमको साथ लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हमने रखा कि x, यानी इस पार्ट को मैं ऐसे कर देती हूँ कि किन किन पार्ट को साथ लिया, इसको और इसको कांस्टेंट के साथ लेते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो x इज इक्वल्स टू x अपॉन इसमें आया B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो x, तो लेकिन x को हम इधर ही रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करें, इधर बाई डायरेक्शनल नहीं करें, इधर नहीं करें क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे आ जाएगी x इज इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये x के लिए हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया कि x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब y के लिए करना है, तो हम y के लिए क्या करेंगे, अब y के लिए हम वापस से इसको देखें इक्वेशन को, y और इस कांस्टेंट टर्म को साथ ले लेंगे, इन दोनों को साथ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और हमें तो अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो y को, जब इस y को इसके साथ लिया तो इनका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y को नहीं करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो y के लिए हम करते हैं यही चीज़, इसको अब कांस्टेंट को y के बराबर रखते हैं, y C1 A2 माइनस A1 C2, ये वाली टर्म को जो कांस्टेंट टर्म थी उसके बराबर रखा, A1 B2 माइनस A2 B1। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि y निकालना है तो वापस नीचे जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा y के लिए फॉर्मूला आ गया और ऊपर वाला था x के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काम लेने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में लर्न कर लें। दूसरा मेथड है कि अभी हमने जैसे डायरेक्ट अभी सॉल्व किया था इन जनरल इक्वेशन के लिए, वैसे ही हर इक्वेशन के लिए करें तो वो ज़्यादा इजी मेथड रहेगा। तो अब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि हमें पहली चीज़ तो बतानी है कि यूनिक सॉल्यूशन है उन लाइन का, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको फाइंड आउट करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले तो हमें चेक करना है कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा, फिर अगर वो यूनिक है तो हमें आगे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट की ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, लेट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A1 B1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम निकालते हैं A1 क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू है -3 एंड C1 की वैल्यू है -3। एक बार ये निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सारे पार्ट्स को हमने कहाँ लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों इक्वेशन। अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब A2 B2 C2 की वैल्यू क्या होगी, A2 क्या है सेकेंड लाइन के x का कोफिशिएंट डेट इज़ 3, B2 क्या है यहाँ पे -9 एंड C2 क्या है यहाँ पे -2। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे इनका रेशो लेके कि इनका सॉल्यूशन कैसा है। अब अपन पहले करते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू हमारा 1/3। फिर निकालते हैं हम B1 अपॉन B2, वो हुआ हमारा -3 अपॉन -9,
माइनस माइनस कट गया, 3 वन जा 3, 3 0 जा 9, यानी ये वैल्यू आई अपनी 1/3। और C1/C2 अपन निकालते हैं, वो हुई अपनी -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, ये आई 3/2। यानी हमारे को क्या दिख रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के। तो ये कंडीशन कब होती है हमारे, जब लाइन का क्या होता है, लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। हमने अभी कंसेप्ट देखा था कि जब ये वाला कंसेप्ट A1/A2 बराबर है B1/B2 के, हमारे भी यही आया, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो उस केस में लाइन क्या होगा, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। तो इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम आगे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो हम कंक्लूजन लिखेंगे कि लाइंस कैसी हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये केस के लिए हमने देखा क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख देंगे लाइंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉरी, यहाँ पे ये कंडीशन थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो देर इज नो सॉल्यूशन, फाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्यों, क्योंकि C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल है, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन हम जानते हैं कभी भी एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती हैं, वो बस पैरेलल चलती रहती हैं, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा देयर इज़ नो सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हमारा आंसर आ गया। और जब लाइन्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ ही नहीं करेंगे। So this is our answer. Thank you.